तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सिलेबस में है और आगे भी ये लॉजिक को बेस बना के जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके सवाल आते हैं उसमें भी काफ़ी महत्व रखता है। हिंदी में इसको कहते हैं निरुपाधिक न्याय वाक्य। अभी तक पिछले लेक्चरों में जो हमने चर्चा की वो तर्क वाक्य की चर्चा थी, प्रपोजिशन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। आज हम न्याय वाक्य की चर्चा करेंगे। न्याय वाक्य क्या है? न्याय वाक्य को ही तर्क भी कहते हैं और युक्ति भी कहते हैं। सामान्य भाषा में तर्क और युक्ति भी इसी को कहते हैं। जैसा कि आपको मैं पहले भी विस्तार से बता चुकी हूँ कि तर्क वाक्यों से मिलकर न्याय वाक्य बनता है। न्याय वाक्य में तर्क वाक्य होते हैं, किसी भी तर्क में तर्क वाक्य होते हैं। तर्क क्या है, ये शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि तर्क में कुछ आधार वाक्य होते हैं और निष्कर्ष होता है। वो जो आधार वाक्य होते हैं वो निष्कर्ष के लिए एक साक्ष्य प्रदान करते हैं, एक तरीके से उसको आधार देते हैं, इसीलिए हम उनको आधार वाक्य कहते हैं। तो शुरुआत में ही मैंने आपको आधार वाक्यों की और निष्कर्ष की पहचान करने के संबंध में आपको बताया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उस पर आधारित जो भी एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी किताब में दे रखी हैं वो आपने ज़रूर की होंगी। तो तर्क वाक्यों से मिलकर के न्याय वाक्य बनता है और आपके सिलेबस में निरुपाधिक न्याय वाक्य है। तर्क में निष्कर्ष होता है और उसके सपोर्ट के लिए, उसको साक्ष्य प्रदान करने के लिए आधार वाक्य होते हैं। ये आधार वाक्य एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो ये कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है, निरुपाधिक न्याय वाक्य, इसमें इसका एक मानक आकार है और इसके कुछ मापदंड हैं कि किसको हम निरुपाधिक न्याय वाक्य कहेंगे। तो निरुपाधिक न्याय वाक्य के लिए आवश्यक है कि उसमें दो आधार वाक्य होते हैं। आधार वाक्य इसमें निश्चित हैं, दो आधार वाक्य होंगे। ये आधार वाक्य, ये आधार वाक्य और यहाँ निष्कर्ष, सबसे बाद में निष्कर्ष। अब जब युक्ति, कोई भी युक्ति है, कोई भी तर्क है, तो उसमें निष्कर्ष सबसे पहले भी दिया हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको मैंने जो शुरुआत में ही जब शुरू किया था आपको पढ़ाना, तभी बताया था कि कैसे आपको आधार वाक्यों की पहचान करनी है। जो क्योंकि, चूंकि, इस तरह के जो शब्द हैं, वाक्यांश हैं, उनसे शुरुआत होती है तो हम पहचान सकते हैं। निष्कर्ष की शुरुआत अतः, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, इस तरह से शुरुआत होती है। और नहीं तो अपनी सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते हुए हम आधार वाक्यों की और निष्कर्ष की पहचान कर सकते हैं। युक्ति में निष्कर्ष कहीं भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि निरुपाधिक जो न्याय वाक्य है, ये जो युक्ति है, कैटेगोरिकल जो सिलोजिज्म जो आपके सिलेबस में है, उसमें केवल और केवल दो आधार वाक्य होंगे और एक निष्कर्ष होगा। आधार वाक्य पहले होंगे, निष्कर्ष सबसे लास्ट में होगा और इसमें 3 पद होंगे। वो 3 पद कौन कौन से हैं? मुख्य पद, चूंकि ऐसा है इसलिए यहाँ निष्कर्ष आ जाएगा। और पद, इसमें 3 पद होंगे। एक होगा मुख्य पद जिसको हम मेजर टर्म कहते हैं, दूसरा होगा अमुख्य पद,
जिसको हम माइनर टर्म कहते हैं, और तीसरा होगा मिडिल टर्म, मध्यम पद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। मिडिल टर्म। इस तरीके से ये जो निरुपाधिक न्याय वाक्य, आपसे कोई पूछे कि निरुपाधिक न्याय वाक्य क्या होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सरल है कि ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें 2 आधार वाक्य होते हैं और एक निष्कर्ष होता है, और इसमें 3 पद होते हैं, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म, जिसको हिंदी में मुख्य पद, अमुख्य पद और मध्यम पद कहा जाता है। अब सवाल होता है कि मुख्य पद क्या होता है, अमुख्य पद क्या होता है और मध्यम पद क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको आधार वाक्य और निष्कर्ष की पहचान करना आना चाहिए, जो बहुत आसान है सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते हुए, या जिन वाक्यांशों का मैंने आपको बताया था कि सामान्य भाषा में जिन हम वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं उनसे भी आप उनको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आधार वाक्य और निष्कर्ष को अलग कर लें, निष्कर्ष को सबसे नीचे लिख दें और 2 आधार वाक्यों की जगह खाली छोड़ दें। निष्कर्ष को पहले अलग से नीचे लिख लें, क्योंकि ये जो निरुपाधिक न्याय वाक्य है, इसकी ये अनिवार्य शर्त है कि उसमें 2 ही आधार वाक्य होंगे और ये 3 पद होंगे। अब सवाल है, एक बार आधार वाक्य और निष्कर्ष को अलग कर लेने के बाद हम मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म को पहचानेंगे। उसके पहचान करने के लिए उसकी पहचान कैसे करेंगे, वो भी बहुत आसान बात है। निष्कर्ष का जो विधेय होता है, निष्कर्ष का, जब आपने एक बार आधार वाक्य और निष्कर्ष की पहचान कर ली है, तो निष्कर्ष का जो विधेय है, उद्देश्य और विधेय 2 पद होते हैं किसी भी तर्क वाक्य में, पहले ही आप इस बात को जानते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको हम उद्देश्य पद कहते हैं, जो कुछ कहा जाता है उस उद्देश्य के बारे में उसको हम विधेय पद कहते हैं। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय 2 पद होते हैं, तो निष्कर्ष का जो विधेय है वह मुख्य पद है। निष्कर्ष का जो विधेय है वह मुख्य पद है। दूसरा है निष्कर्ष का उद्देश्य। निष्कर्ष का उद्देश्य यह हुआ अमुख्य पद। और तीसरा जो है दोनों आधार वाक्यों में होता है, आधार वाक्यों को जोड़ने वाला, आधार वाक्यों को जो पद जोड़ता है, जोड़ने वाला, ये दोनों आधार वाक्यों में ही होता है, ये निष्कर्ष में नहीं होता। दोनों आधार वाक्यों को जोड़ता है। आधार वाक्यों को जोड़ने वाला जो पद है वह पद है मध्यम पद, जिसको हम अंग्रेजी में मिडिल टर्म कहते हैं। तो निरुपाधिक न्याय वाक्य में केवल ये 3 पद होंगे और ये तीनों पद पूरी युक्ति के अंतर्गत एक ही अर्थ में प्रयुक्त होंगे। ऐसा जो कोई शब्द है, ऐसा जो कोई पद है जिसके एक से अधिक अर्थ हैं और वो एक संदिग्धता पैदा करता है और वो उसकी वजह से युक्ति हमारी दोषपूर्ण हो सकती है। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है कि निरुपाधिक न्याय वाक्य की शर्त क्या है। सबसे पहले मैंने बताया कि उसमें 2 आधार, युक्ति में तो कितने भी आधार वाक्य हो सकते हैं और एक निष्कर्ष होता है, उसमें उसको हम युक्ति कहते हैं। लेकिन ये जो निरुपाधिक न्याय वाक्य है, बार बार मैं कह रही हूँ, उसमें केवल 2 आधार वाक्य होंगे और एक निष्कर्ष होगा। और आप सबसे पहले आधार वाक्यों को अलग कर लेंगे, निष्कर्ष को अलग कर लेंगे और उसके बाद आप पदों की पहचान करेंगे। पदों की पहचान करने के लिए मैंने बताया कि निष्कर्ष का जो विधेय है, निष्कर्ष को जब आपने अलग कर लिया है तो निष्कर्ष का जो विधेय है वो मुख्य पद है और यह पद जिस आधार वाक्य में आता है उसको हम मुख्य आधार वाक्य कहते हैं। मुख्य आधार वाक्य किसको कहते हैं? जिसमें मुख्य पद हो, और इसको हम पहले नंबर पे रखते हैं।
क्योंकि जब एक मानक आकार में जो बात की जा रही है निरुपाधिक न्याय वाक्य की कि उसका मानक आकार क्या है, क्योंकि आपको कोई ऐसी युक्ति दी जा सकती है, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं कि युक्ति दे दी जो कि वो मानक आकार में व्यवस्थित नहीं है, तो उसको आपको मानक आकार में सबसे पहले व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। एक स्टैंडर्ड मापदंड है। वो स्टैंडर्ड क्या है कि सबसे ऊपर 2 आधार वाक्य जो आपके पास हैं उनमें सबसे ऊपर मुख्य आधार वाक्य आता है। तो मुख्य आधार वाक्य आप पूछेंगे कि मुख्य आधार वाक्य क्या है, तो जिसमें मुख्य पद हो वह मुख्य आधार वाक्य है। और मुख्य पद क्या है? निष्कर्ष का विधेय। उदाहरणों से हम समझेंगे अभी कुछ देर बाद, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो निष्कर्ष का विधेय जो मुख्य पद है वो जिस आधार वाक्य में होता है उसको हम मुख्य आधार वाक्य कहते हैं। दूसरा, निष्कर्ष का उद्देश्य अमुख्य पद, यह जिस आधार वाक्य में होता है उसको हम अमुख्य आधार वाक्य कहते हैं। अमुख्य आधार वाक्य। माइनर टर्म। तीसरा, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आधार वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला जो पद होता है, जो दोनों आधार वाक्यों में ही होता है, वह पद निष्कर्ष में नहीं होता है, उसको हम मध्यम पद, मिडिल टर्म कहते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत आसान है आपको समझना। इस तरीके से हम युक्ति को व्यवस्थित कर देंगे मानक आकार में। ये जो परीक्षा में सवाल आता है, सबसे ऊपर मुख्य आधार वाक्य, सबसे ऊपर मुख्य आधार वाक्य, फिर अमुख्य आधार वाक्य, ये 2 आधार वाक्य युक्ति में हो गए, और निष्कर्ष सबसे नीचे निष्कर्ष। तो इस तरीके से युक्ति को मानक आकार में लिख दिया जाएगा। यही युक्ति का मानक आकार है। और निरुपाधिक न्याय वाक्य के लिए जैसे मैंने बताया कि 3 ही पद होने चाहिए। 3 से अधिक पद यदि युक्ति में है तो वो युक्ति दोषपूर्ण मानी जाती है, उसमें चतुष्पद दोष माना जाता है। 4 से ज़्यादा पद हों, 5-6 पद हों, तब भी दोष जो होगा उसका नाम चतुष्पद दोष ही होगा। और ये तीनों के तीनों पद जब आधार वाक्य और निष्कर्ष में ये प्रयोग में आ रहे हैं, तो हर जगह जहाँ पर भी ये प्रयोग में आ रहे हैं वहाँ पर उनका अर्थ एक ही होना चाहिए। ऐसा कोई पद नहीं होना चाहिए जिसके एक से ज़्यादा अर्थ हों और वो अलग अलग रूप से अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हो रहे हों। तो इस तरीके से आप युक्ति को व्यवस्थित कर देंगे, मानक आकार में आप उसको व्यवस्थित कर देंगे। एक युक्ति के उदाहरण से हम इस बात को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक युक्ति मैं लिखती हूँ। कोई भी बहादुर कायर नहीं होता। आप देख रहे हैं कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। ये चारों प्रकार जो आपको बताए गए हैं वो भी आपके ध्यान में होने चाहिए। कोई भी बहादुर कायर नहीं है, सर्वव्यापी निषेधात्मक कथन है, जिसको अंग्रेजी में ई और हिंदी में, बार बार मैं हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग कर रही हूँ कि ताकि आपके ध्यान में रहे। जब आप परीक्षा में लिखें तो आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में ही प्रयोग करें, और बेहतर होगा कि आप दोनों ही लिख दें। कोई भी बहादुर कायर नहीं है। कुछ सिपाही कायर हैं। अतः कुछ सिपाही बहादुर
नहीं है। यह एक युक्ति है। आप देख रहे हैं कि आधार वाक्य हैं इसमें और ये निष्कर्ष है। अब ये युक्ति मानक आकार में नहीं भी हो सकती थी और आपको कहा जाता कि इसको मानक आकार में लिखें। यह युक्ति इस तरह भी हो सकती थी कि कुछ सिपाही कायर हैं, कोई भी बहादुर कायर नहीं होता, इसलिए कुछ सिपाही बहादुर नहीं है। इस तरीके से भी युक्ति हो सकती थी। अब आपको सबसे पहले निष्कर्ष को अलग कर लेना था। निष्कर्ष इसलिए से जुड़ा हुआ है, अतः से जुड़ा हुआ है। आपने आसानी से अलग कर लिया सबसे पहले कि कुछ सिपाही बहादुर नहीं है। अब इसका आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका उद्देश्य पद क्या है, सिपाहियों के बारे में बात की जा रही। निष्कर्ष का उद्देश्य हुआ सिपाही, उद्देश्य, जिसको हम अमुख्य पद, माइनर टर्म बोलेंगे, अमुख्य पद। और निष्कर्ष का विधेय हुआ, सिपाहियों के लिए कहा जा रहा है कि वो बहादुर नहीं है, तो ये हुआ मुख्य पद, मुख्य पद। अब यह मुख्य पद जिस आधार वाक्य में होता है, ये जो बहादुर, ये जो कहा जा रहा है कि वो बहादुर नहीं है, ये जो बहादुर जो पद है यहाँ पर वो मुख्य पद हुआ। और वो जिस आधार वाक्य में होगा उसको हम मुख्य आधार वाक्य कहेंगे और उसको हम ऊपर सबसे पहले ले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये युक्ति तो व्यवस्थित है, मानक आकार में है। बहादुर ये हो गया इसका। आप इसको इस तरीके से प्रेडिकेट, निष्कर्ष का प्रेडिकेट पी भी लिख करके आप इसको समझ सकते हैं, मुख्य पद। या आप लिख दें मेजर, तो मेजर और माइनर दोनों ही एम होते हैं, इसलिए वो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। तो आप इसको पी लिख सकते हैं सुविधा के लिए, क्योंकि ये निष्कर्ष का प्रेडिकेट है, विधेय है। तो इसलिए मुख्य पद बहादुर जिस आधार वाक्य में है वो मुख्य आधार वाक्य हुआ और उसको हम सबसे पहले ले जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब है निष्कर्ष का उद्देश्य, जिसको हम अमुख्य पद कहते हैं, माइनर टर्म। ये हुआ माइनर और ये हुआ मेजर। इसको समझना कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो माइनर जो पद है, सिपाही, सिपाही कहाँ पर है, ये रहा। ये जिस वाक्य में होता है उसको अमुख्य आधार वाक्य कहते हैं और वो दूसरे नंबर पर रखा जाता है। तो यहाँ पर आप इसको, ये सब्जेक्ट है क्योंकि निष्कर्ष का, ऐसे ऐसे इसको समझने की दृष्टि से लिख सकते हैं। तो युक्ति तो मानक आकार में आप देख रहे हैं कि मुख्य आधार वाक्य सबसे ऊपर है और उसके बाद अमुख्य आधार वाक्य है और निष्कर्ष सबसे नीचे है। और तीन ही पद हैं, एक है सिपाही, एक है बहादुर और एक है कायर, जो दोनों आधार वाक्यों में होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मिडिल टर्म निष्कर्ष में नहीं होता, केवल आधार वाक्यों में होता है, दोनों आधार वाक्यों में, और ये दोनों आधार वाक्यों को जोड़ने वाला होता है। इसके लिए हम एम लिख सकते हैं, ये मिडिल टर्म है। ये तीन ही पद युक्ति में होंगे, तीन के अलावा पद यदि युक्ति में है तो वो युक्ति दोषपूर्ण है। तो इस तरीके से ये आपने समझा कि युक्ति का ये मानक आकार है। युक्ति किसको कहते हैं सबसे पहले, और उसके बाद निरुपाधिक युक्ति किसको कहते हैं, जिसमें केवल दो आधार वाक्य होते हैं और तीन पद होते हैं और तीनों पद एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। और मानक आकार उनका क्या है कि सबसे ऊपर मुख्य आधार वाक्य, फिर अमुख्य आधार वाक्य और सबसे नीचे निष्कर्ष। और इसकी पहचान करना मैंने आपको बताया। इस तरह से मानक आकार में अगर युक्ति नहीं है और आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि इसको मानक आकार में कीजिए, तो यह बहुत आसान है और आपको यह आना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे एक दूसरा बिंदु है कि ये युक्तियों की अवस्था और आकृति की बात हम देखेंगे कि इनके फिगर और मूड, अवस्था और आकृति किस तरीके से पहचाने जाते हैं। उसकी अगले लेक्चर में हम उसकी चर्चा करेंगे।